बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कीर्ति। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को टुकड़ों टुकड़ों में बताया। टुकड़ों इन सेंस कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, कुछ मैंने सेकेंड पार्ट में कवर किया है, बट टुडे वी विल कवर होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर इन वन वीडियो, दैट मीन्स वन शॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। बट आपको पता है डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें नहीं मिला, हमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई, उनको हमने लिंक किया, उनको स्टडी किया। डे बाय डे हमें नई स्टोरीज मिलती गई और उसके अकॉर्डिंग थ्योरीज मिलती गई। उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है। और इवन अभी भी स्टडी हो रही है कि हम और अच्छे से एटम का स्ट्रक्चर जान पाएँ। ठीक है, जैसे सपोज क्या होता है, आप कोई चीज़ पता करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इससे पूछोगे, थोड़ा सा उससे पूछोगे, आपने सब जगह से पूछ लिया, फिर आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। सो उसी तरीके से एटम स्ट्रक्चर भी पता किया गया। उसके लिए जो मेन थ्योरी हमें पढ़नी है दैट इज़ फर्स्ट जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल, जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्योंकि गोल्ड फॉइल का यूज़ करके हमें एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। और उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद जे थॉमसन मॉडल। फर्स्ट जो हमारा मॉडल दिया गया था, जिसे हम एक और नाम देते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। अच्छा बच्चों, एक बात बताना, वाटरमेलन मॉडल की हम जब बात कर रहे हैं मतलब हम वाटरमेलन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट। सो वाटरमेलन कैसे दिखता है, कट करने की बात करो, डायरेक्टली नहीं। जब आप उसको हाफ कट करोगे तो यू विल सी, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये रेड, पूरा रेड होता है, इसमें कुछ सीड्स एम्बेडेड होते हैं, राइट। क्या होता है, ये जो सीड्स होते हैं दे आर एम्बेडेड इनसाइड दैट वाटरमेलन, ब्लैक सीड्स। सो उन्होंने जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू द वाटरमेलन। ये जो रेड पार्ट है दैट इज पॉजिटिव स्फीयर। उन्होंने इसको नाम दिया पॉजिटिव स्फीयर, मतलब एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर ये जो सीड्स एम्बेडेड होता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन explained the structure of atom with the help of watermelon, that the structure of atom looks like the watermelon. Like the watermelon, red part is the positive sphere and the seeds that are embedded inside that red part, that are electrons. Clear? पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ये हमें जे थॉमसन ने बोला था। और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एग्जैक्टली जैसे पुडिंग होती है, पुडिंग का भी रेड पार्ट होता है, उसमें थोड़े से सीड्स जैसे दिखते हैं ना, उसी तरीके से वो पॉजिटिव स्फीयर होता है रेड पार्ट, और जो सीड्स दिखते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या जे थॉमसन मॉडल भी बोला जाता है। ऑल आर सेम एंड दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वाज गिवन। एक्चुअली बहुत सारे दिए थे, बट जहाँ से थ्योरी से स्टार्ट हुई, हमने थोड़ा बहुत रिलेटेड है जो एटम से, वो जे थॉमसन मॉडल से स्टार्ट हुआ। ओके, सेकेंड वाटरमेलन मॉडल के बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, या फिर हम इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनका बॉम्बार्डमेंट करवाया ऑन द गोल्ड फॉइल। ठीक है, लेट्स टेक द गोल्ड फॉइल। उन्होंने ऐसे गोल्ड फॉइल फिक्स करी, अल्फा पार्टिकल को एक ट्यूब में डाला इस तरीके से। ये जो अल्फा पार्टिकल है, इन्हें यहाँ पे एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल में एक्चुअल क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो ये जो सोर्स लिया ये पूरा वैक्यूम ट्यूब में करा, और ये जो थे ना ये इन्फ्लोरेंसेस के प्रेजेंस में करा। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, एक्चुअल में ये जो रेज जा रही है ना, ये लाइट शो करेंगी। ओके, यहाँ पे एक जिंक पीछे उन्होंने रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जब रेज पास हुई ना इससे, तो हमें एक लाइट मिली। इस लाइट के बेसिस पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, जब अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर बॉम्बार्ड करवाए तो कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल गए। ओके, विथआउट एनी डेविएशन वो सीधे निकल गए। कुछ जो हैं थोड़े से डेविएट हो गए, थोड़े से, मोस्टली
विदाउट डेविएशन सीधे निकल गए, ठीक है। सम गेट डेविएटेड, और कुछ क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में वापस आ गए बाय फॉर्मिंग 180 डिग्री, सॉरी यस, इसी डायरेक्शन में वापस आ गए, उनका भी डेविएशन हुआ लेकिन बहुत कम, लिटिल बिट गेट डेविएटेड बाय 180 डिग्री एंगल, बाय फॉर्मिंग 180 डिग्री एंगल। तो उन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने कि एटम जो है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसी है, एम्प्टी है, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल थे वो ऐसे कैसे आगे निकल के खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तभी जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज से टकराए तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गए, है ना। यहाँ तक जैसे सपोज यहाँ तक आए, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसीलिए इसका डेविएशन हो गया। फिर उन्होंने बोला कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के पास जाके इसने 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किया और डेविएट हो गए, लेकिन बहुत कम पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ज़्यादातर एम्प्टी है, और कुछ पार्ट में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, सो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बोला एक पॉजिटिव स्फीयर है सेंटर में, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट उन्होंने ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, इस पॉजिटिव स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं विद सम एनर्जी, और ज़्यादातर स्पेस कैसी है, खाली है, ये जो पोर्शन है खाली है। ओके, बट रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा तो नहीं है हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, वो हमेशा रिवॉल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी एनर्जी तो खत्म होगी ना, तो उनकी एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ओके, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे एक साथ कैसे पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम सकते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्बिट का कंसेप्ट भी नहीं दे पाया। इसीलिए एक नई थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, उन्होंने क्या बोला, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स जो है सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते, सॉरी पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ। Electrons revolve around the nucleus in a circular path. That circular path is known as orbits, या फिर हम इसे shells भी बोलते हैं। Okay, so the electrons revolve in a particular circular path around the nucleus that is known as orbits or shells. यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, और ये जो शेल होते हैं ना, इसका इनको नाम दे दिया गया KLMNO। फर्दर आप ABCD लिखते जाओ, है ना। उन्होंने K से स्टार्ट किया, फर्स्ट शेल को K नाम दिया, उसके बाद वाले को L, फिर उसके बाद वाले को MNOPQRST, जितना आप लिखना चाहो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने ऑर्बिट तक जा रहे हैं। ओके, सो क्लियर विद दैट इज द बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि ये जो जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं ना, जैसे ये जो एनर्जी है ना इसकी, ये भी बढ़ती जाएगी। जैसे सपोज K की एनर्जी कम होगी, L की उससे ज़्यादा होगी, M की उससे ज़्यादा होगी, N की, O की, जितने ज़्यादा शेल बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन M ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी K ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे इसकी एनर्जी कम हुई, घूमते घूमते ऑब्वियस सी बात है थकेगा, एनर्जी कम होगी, है ना, थक के ये वापस किस में आ जाएगा, L में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई, है ना। फिर ये और घूमेगा, फिर L में भी कम हो जाएगी, L से भी कम होगी तो ये K में आ जाएगा, और K से भी कम होगी तो फाइनली इट विल गो इनसाइड दैट न्यूक्लियस। ओके, सो दैट इज द बोर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जो हमारी टर्म्स होती है वो होती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, दोनों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं, इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है।
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने बोला किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 10, किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 10, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 है। ठीक है, या फिर आपको किसी ने बोल दिया किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है और उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11 है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? नेगेटिव स्पीशी होती है। नेगेटिव स्पीशी मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस मतलब एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसे हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होते हैं जिसे हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, बट न्यूट्रॉन्स डोंट हैव एनी चार्ज। ठीक है, दे आर न्यूट्रल, उनके पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता, उनके पास नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, बट यस दे कैरी सम मास। अब मास के लिए हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों ले रहे हैं? आई विल टेल यू द कंसेप्ट। पहले हम एटॉमिक मास बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम बोल रहे हैं एटॉमिक मास। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11 है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। तो मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास बताना है आपको, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 23। बेसिकली ये सोडियम का होता है। ओके, सो मतलब ये आपका एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास कैसे आया? आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, आपने दोनों को प्लस कर दिया, आपको एटॉमिक मास मिल गया, है ना? तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, तो आप एटॉमिक मास बता सकते हो। ओके, एंड इवन जस्ट लुक एट दिस, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर की। समझ में आया? हमने क्या बोला? एटॉमिक नंबर क्या है एक्चुअल में? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में हो वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब हम बात कर सकते हैं एटॉमिक नंबर की। तो हम मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू द एटॉमिक मास। सही है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने क्या बोला? इट इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास, है ना? तो आप देखो हमें रिलेशन मिल गया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपस में कैसे रिलेटेड है। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड, एटॉमिक मास इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपको एटॉमिक मास पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, तो आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, तो आप एटॉमिक मास बता सकते हो। और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज वन मोर थिंग, एटॉमिक नंबर जो है इसे हम डिनोट करते हैं Z से और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, कैपिटल Z एंड कैपिटल A। जो Z है वो यहाँ लिखा होता है और कैपिटल A यहाँ लिखा होता है। मतलब ये X क्या है? X इज द नंबर एटम। X कोई भी एटम है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो उसके टॉप पर होता है और एटॉमिक नंबर उसके बॉटम पर होता है। ओके, दिस इज द डिनोशन। इस तरीके से किसी भी एटम को डिनोट किया जाता है और आप इजीली बता सकते हो कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, अगर ये डिनोशन आपको दिया गया है तो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता सकते हो। ओके, सो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मैंने आपको बोला था कि एटॉमिक मास में हम जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी रीज़न। नाउ आई एम टेलिंग यू द रीज़न। ओके बच्चों, सो बेसिकली रीज़न क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारा प्रोटॉन होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, इनके मास कितने कितने होते हैं? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻27 kg।
न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अराउंड लाइक प्रोटॉन। सो अब एक चीज़ देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है 10 टू द पावर माइनस 27। लेकिन जब आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन की, इसकी पावर कितनी है 10 टू द पावर माइनस 31। मतलब कितना छोटा होगा, है ना, कितना छोटा होगा, कितना कम मास होगा। अगर इतना कम मास है तो विल इट डिनोट एनी मास टू द एटम? ऑब्वियसली नॉट। मतलब देगा तो सही लेकिन बहुत कम होगा, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत कम होता है। जब आप किसी एटम की बात करते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना भी डोनेट करेगा उसके कंपैरिजन में अगर आप देखा जाओ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा करेगा, है ना। सो एटम का जो मास है, एटम का मास मेनली डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस पर क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस पर, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के मास के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए हम जब एटॉमिक मास की बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात नहीं करते। हम किसका नंबर प्लस करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के तीनों स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि हम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया था हमें, ठीक है। पर हमें जो आगे रिसर्च हुई उससे एक और चीज़ पता चली कि जो ऑर्बिट है ना, दैट आर ऑल्सो डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं सब शेल्स भी बोलते हैं या ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। जिसे हम ऑर्बिट को शेल और ऑर्बिट बोलते हैं, उसी तरीके से जो है ये ऑर्बिट्स जो हैं दैट आर ऑल्सो डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। जैसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उस ऑर्बिट में भी फर्दर पार्ट्स हैं जिसे हम बोल रहे हैं सबशेल और ऑर्बिटल्स। ओके, सबशेल या ऑर्बिटल्स एक ही नाम है। ओके, सो ये क्या होते हैं? ये होते हैं 4 तरीके के। दे आर ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। P, S, T, D एंड F। स्मॉल लेटर्स है सब, ठीक है, नो वन इज कैपिटल, ठीक है। स्मॉल लेटर्स स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f। 4 तरीके के हमारे पास ऑर्बिटल या सब शेल होते हैं। ओके, सॉरी, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो जो S का स्ट्रक्चर है वो राउंड होता है। P जो होता है दैट इज डम्बल शेप्ड। D होता है डबल डम्बल शेप्ड। इस तरीके से 2 डम्बल, जैसे डम्बल उठाते हैं ना हम, ठीक है। आपने सब जिम से तो सब वाकिफ है आजकल, है ना। तो जिम में क्या होता है, ऐसे डम्बल उठाते हैं ना, डम्बल में क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मुझे तो अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है, जस्ट ओके। तो इस तरीके से दो डम्बल बनते हैं ना, उसी तरीके से 2 डम्बल बना दिए। पी में डम्बल शेप्ड बोलते हैं इसे, डी को डबल डम्बल बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, 2 डम्बल्स हैं। एफ जो है, एफ का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें ऐसे 3 डम्बल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम एफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं, एस, पी और डी के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओके, बट जस्ट रिमेंबर ऑर्बिट जो है फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्बिटल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, एस, पी, डी एंड एफ। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो एस है ना, इसको हम 0 से डिनोट करते हैं, पी को 1 से करते हैं, डी को 2 से करते हैं और एफ को 3 से करते हैं, ठीक है। एस जो है, अगर आपको कोई बोल रहा है 0 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 ऑर्बिटल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एस ऑर्बिटल की। 1 ऑर्बिटल का नंबर अगर 1 है दैट मीन्स हम पी की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल नंबर 2 है, ठीक है, तो हम डी की बात कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद जो है आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। सो एक बात बताना, आपके घर में बहुत सारा सामान होता है,
राइट। आपके पास आपकी स्टेशनरी की बात कर लो, आपके पास बहुत सारी स्टेशनरी, आपके पास पेन है, पेंसिल है, बिकॉज आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, इरेज भी करना होता है, इरेजर भी होता है, आपके पास शार्पनर होता है, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स यू हैव। बट आप अगर उससे एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, तो क्या होगा, मिलेगा क्या आपको ईजिली? नहीं मिलेगा ना। सो आपको क्या करना होगा, उसको एक पर्टिकुलर जगह पर उसको अरेंज करना होगा, जहाँ पर आपको जब भी ज़रूरत पड़े यू कैन ओपन इट एंड टेक इट आउट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ना। किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ओके, सो देखो, जब आप ऑर्बिट की बात करते हो तो ऑर्बिट के लिए होता है 2, 8, 18, 32, ओके, 56, इस तरीके से जो है अरेंजमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बात कर लो नियॉन की, नियॉन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है। अब ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, 2, 8, 18, ये एक्चुअल में ये शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो इस 10 को हमें फिल करना है, तो 10 डायरेक्टली एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं होंगे। फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है ना, उसमें मैक्सिमम 2 ही भर सकते हो आप, सेकंड में आप 8 भर सकते हो, ठीक है, थर्ड में भी आप 8 भर सकते हो। थर्ड में मेनली 8 जाते हैं, ये फोर्थ का होता है, 2, 8, 8, 18, ठीक है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी कर लो आप। ओके, सो थर्ड में भी 8 जाएंगे, फिर जब 8 पूरे भर जाएंगे, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है, सो इट विल एंटर इनटू एन शेल। जैसे मैं आपको बताऊँ, नियॉन का 10 है, ठीक है, 10 आप कैसे फिल कर सकते हो, पहले आप 2 भरोगे, 2 भर गए, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8 बचे, तो आप नेक्स्ट में 8 भर दो। ओके, 8 के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा है क्या, नहीं, मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो गया। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। ओके, सो ये सब मैं आपको कैसे याद है, सो आपको याद करने पड़ेंगी। ओके बच्चों, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है तो आपको याद करने पड़ेंगे। जनरली 20 स्टार्टिंग के जो 20 होते हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। सो हम इसको फिल करते हैं। क्लोरीन को फर्स्ट में 2 भर दो, 2, 17 में से 2 गए, कितने बचे, 15 में से फिर 8 भर दो, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए, 17 में से 10 गए, कितने बचे, 7, अगले में कितने आ जाएंगे, 7 में आ जाएंगे, क्योंकि हम 8 नहीं भर सकते, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। सो यहाँ पे 2, 8, 10, 10 प्लस 7, 17, टोटल 17 हो गए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स। लेकिन ऑर्बिटल्स में ऐसा नहीं होता, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऑर्बिटल्स में और ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है एक आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इस तरीके से आफबाउ ने जो है sp ऑर्बिटल्स को अरेंज किया था। एक्चुअल में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, फर्स्ट ये जो है, ये 1, 2 क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये जो 1, 2, 3 है, ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं। व्हाट आर दीज आर ऑर्बिट्स। फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ s शेल प्रेजेंट होता है, सेकंड ऑर्बिट में s और p दोनों शेल प्रेजेंट होते हैं, थर्ड में sp-d होता है, फोर्थ में sp-df होता है, फिफ्थ में sp-df होता है, सिक्स्थ में होता है, सेवन्थ में होता है, फिर sp-df स्टार्ट हो जाता है, सब में होता है। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ वाले से। थर्ड में नहीं होता, सेकेंड में नहीं होता, फर्स्ट में नहीं होता है f ऑर्बिटल। फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकेंड में sp होता है, थर्ड में sp-d होता है, f नहीं होता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, बहुत ईजी है, जैसे हम वो बनाते हैं ना टॉर्नेडो टाइप, इट इज़ लाइक द टॉर्नेडो। देखो यहाँ से स्टार्ट करके 1s से आपको ऐसे घुमाते हुए 2s पे लाना है, फिर ऐसे घुमाते हुए 2p पे लाना है, 2p से 3s पे लाना है, 3s से फिर घुमाते हुए 3p पे लाना है, फिर 4s पे लाना है, फिर ऐसे घुमाते हुए लाना है। तो ऑब्वियसली बात है, फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, 4p पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर 5s लिखा होगा तो ये 5s भी इसमें कवर हो जाएगा,
ठीक है, मेरे पास इतना ही स्पेस है इसलिए मैं इतना ही बना रही हूँ, आप और बना सकते हो, ठीक है। फिर ये 5s से वापस ऊपर जाएगा, फिर ये आएगा 4d पर, फिर ये आ जाएगा 5p पर, फिर यहाँ पे 6s लिखा होगा, ये 6s पे भी आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये 4f ऐसे कवर होता जाएगा। समझ में आ गया? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे 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 इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है कि पहले फर्स्ट s 1s, ठीक है, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। ओके, ये आपको एक एनर्जी लेवल बता रहा है कि पहले आपको इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसमें एंटर करेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इस तरीके से इस ऑर्डर में ये एंटर करते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ। नियॉन का हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी हम नियॉन का ही ले लेते हैं 10। ओके, नियॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। पहले हमने क्या बोला, 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में। एक्चुअल में हमको इतने सारे ऑर्बिटल्स नहीं लगेंगे। अब इसको फिल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन मैंने बोले, है ना। अब आप एक चीज़ और याद रखना, s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, p में आप भर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में आप भर सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 10 से 11 होगा तो वो एंटर कर जाएगा f ऑर्बिटल में। जैसे हमने ऑर्बिट का पढ़ा ना, पहले वाले में आप 2 ही भर सकते हो, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो दूसरे वाले में भर जाएंगे। उसी तरीके से s में आप 2 भर सकते हो, तो s में हम 2 भर दें, 2 इलेक्ट्रॉन s में चले गए, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8। मतलब अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऐसा है, मतलब इसमें भी आप कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो। p में आप कितने भर सकते हो, मैंने कितने बोला, 6। अब आपको 6 तो भरने हैं, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो देखने पड़ेंगे ना। तो आप देखो 10 में से हमने कितने भर दिए, 2 + 2 4 भर दिए, कितने बचे, 6। मतलब आप p में अभी 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। लेकिन अब मैंने 6 भी भर दिया, 10 में से 6 भी माइनस कर दो, कितने बचे, 0। अब आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या आप इसमें भर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं भर पाओगे, है ना। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, ऐसे अगर आप क्लोरीन जो मैंने एग्जांपल दिया था 17, उसका भी देख लो। 1s 2 भर दो, मैं s में 2 भर सकते हैं, 1s2 2s2 2p 6। अभी कितने फिल हो चुके हैं टोटल, इसके तरह कन्फिग्रेशन हो गया, मतलब 10 फिल हो चुके हैं। अब क्या आता है हमारा, 3s आता है, 3s में भी 2 भर दूँ। अब देखना 17 में से 4 6 2, मतलब कितने हुए, 12 हो गए। 17 में से 12 का कितने बचे, 5। ओके, कितने बचे, 5। अब इसके बाद क्या आता है, 3p आता है। p में हम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। p में हम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। कोई बात नहीं, हम 5 ही भर देते हैं। जब हमारे पास 6 है ही नहीं तो हम भरेंगे कैसे, जितने हैं उतने भर दीजिए। ज़रूरी नहीं है टोटल 6 ही भरने हैं। जैसे सपोज एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये जो s है ना, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही आपके पास बचेगा भरने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है आप 2 ही भरो। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, आप 1 भर दो। क्लियर है, जितने बचे उतने भरने। बट ये है कि 6 से ज़्यादा आपको नहीं भरने। 6 से ज़्यादा हो रहे हैं तो यू हैव टू एंटर दैट इलेक्ट्रॉन इन अनदर ऑर्बिटल। क्लियर विद दैट? सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद एक रूल दिया गया था जिसे हम बोलते हैं हुर्न्स रूल। हुर्न्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुर्न्स प्रिंसिपल या पाउलीज एक्सक्लूजन, ये सब दिए गए थे जस्ट टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। ठीक है, जैसे जो s है वो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो एक तरीके का होता है। जब आप p की बात करते हो तो p 3 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे ऑर्बिट के सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स थे या सब ऑर्बिट थे, वैसे ऑर्बिटल्स के भी सब ऑर्बिटल्स होते हैं। s में एक ही होता है, p में 3 होते हैं, d में होते हैं 5, f में होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो अब ये देखो, ये जो एक ऑर्बिटल होता है ना, ये जो सब ऑर्बिटल है,
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के स्पिन का होता है, एक लोअर स्पिन का होता है। लोअर स्पिन और अपर स्पिन क्या है, ये है क्लॉकवाइज, ये जो फर्स्ट वाला है दैट इज क्लॉकवाइज, और ये जो डाउनवर्ड है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, उसकी स्पिन को हम बोलते हैं प्लस हाफ। प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन है। हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को अगर हम कंसिडर करते हैं एक स्पिन, तो एक स्पिन का आधी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है, और ये जो अपोजिट स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज है हम बोल रहे हैं माइनस हाफ, मतलब एक माइनस स्पिन में है। ओके, क्लियर, समझ में आया। एक जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी हम स्पिन को क्या बोल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं प्लस हाफ। ये एक डिनोशन है। आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर आपको किसी ने बोला प्लस हाफ है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा। किसी ने आपको बोला एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन -1 है, एक्चुअल में ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, बस आप इतना याद कर लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले क्लॉकवाइज स्पिन को भरा जाता है। जैसे सपोज पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले तो आप 3 सीधे सीधे भर दो। अब आप और सीधे सीधे नहीं भर सकते, है ना, और क्लॉकवाइज नहीं भर सकते, तो अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 5 है तो 5 भर गए, ये बेचारा अकेले रह गया, है ना। अगर यही 6 होते तो क्या होता, ये पूरा भर जाता। अगर यही 4 होते तो क्या होता, ये भी नहीं भरता, ये भी नहीं भरता। पहले आपको सीधे सीधे भरना है, पहले आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरने हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको अपोजिट स्पिन में भरना स्टार्ट कर दो, और जैसे ये भर जाएंगे, ये पूरे 10 कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप ये 10 कंप्लीट हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब ये किस में एंटर कर जाएगा, एफ में एंटर कर जाएगा। समझ में आया, पहले अपवर्ड स्पिन के भरने हैं, फिर लोअर स्पिन के भरने हैं। यही हमें बताया गया था हुंड्स रूल या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट जो हमारा पार्ट बचता है दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होता है। अच्छा एक बात बताना, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, सबने किया है ना। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर बच्चे कैसे होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। आज तो हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बुलवा लेते हैं और खा लेते हैं, जोमेटो या स्विगी से। लेकिन क्या जोमेटो वाला और स्विगी वाला आपको ईजिली ढूंढ पाएगा। आप बोल दो मुझे ये खाना खाना है, मुझे पहुँचा दो, नहीं ढूंढ पाएगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एड्रेस देना पड़ेगा, आपकी लोकेलिटी बतानी पड़ेगी कि आप इस हाउस नंबर पर रह रहे हो, या इस जो भी बिल्डिंग या अपार्टमेंट है, इस स्ट्रीट में रह रहे हो, इस सिटी में रह रहे हो, इस स्टेट में रह रहे हो, है ना। तब जाकर क्या कर पाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा, आपकी जगह ढूंढ पाएगा, आपकी लोकेलिटी का पता लगा पाएगा, फिर ही तो आपको डिलीवर कर पाएगा, है ना। तो क्वांटम नंबर में एक्चुअल में क्या है, ये एड्रेस है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस। क्या है ये, एड्रेस है, लेकिन किसका एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको अगर पता करना है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सो इट विल गिव यू द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे मैंने बोला, मुझे बताओ कि नियॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का नियॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा क्वांटम नंबर। वो कैसे बताएगा, उसके पास होते हैं क्वांटम नंबर, होते हैं 4 तरीके के, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। 4 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। इनको कैसे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल हो जाता है आपका N, एजीमुथल हो जाता है L, मैग्नेटिक हो जाता है M, स्पिन हो जाता है N, M, सॉरी स्पिन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, सॉरी S। ठीक है, N की वैल्यू क्या बताती है आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मैंने बोला N की वैल्यू जो है 2 है, मतलब सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिट में जो है इसका लास्ट, नियॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। एजीमुथल क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नंबर क्या, मतलब
मैंने आपको बताया था SPDF क्या नंबर दिए थे 0 1 2 3, ठीक। अब मैंने आपको बोला L की वैल्यू जो है अगर 1 है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। समझ में आया। मैग्नेटिक मतलब p में मैंने आपको क्या बताया, 3 तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, सब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। उसकी वैल्यू होती है 0 +1 -1। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, छोटे में पढ़ते थे, 0 से इधर वाले प्लस हो जाते हैं, 0 से इधर वाले माइनस हो जाते हैं, बस वही करना है। 0 से इधर वाले अगर ऑर्बिटल बढ़ते हैं, जैसे D की बात करो, D में 5 होते हैं, यहाँ पे भी 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 1 बढ़ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। समझ में आया ना। सो इट विल गिव यू मैग्नेटिक नंबर क्या बता रहा है, सब ऑर्बिटल का नंबर, सब ऑर्बिटल की वैल्यू या नंबर, ठीक है। स्पिन क्या बता रहा है, +12 है, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ये आपको कौन बता देगा, स्पिन क्वांटम नंबर। दीज आर द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नियॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन मुझे पता करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6। ये क्या हो गया, नियॉन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो मैंने क्या बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, 2 में, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एजीमुथल मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में है, p में है, p की वैल्यू कितनी, 1, मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई, l इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया। अब ये p को p 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ऑब्वियसली बात है 6th वाला। तो ये 6th वाला जो है ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया इसका लिखना ऑर्बिटल का, है ना। तो अब मुझे ये बताओ m की वैल्यू क्या होगी, 6th इलेक्ट्रॉन, m की वैल्यू क्या, +1, m इक्वल्स टू +1। क्लियर, ओके, क्लियर हो गया। स्पिन क्या होगी, तो देखो एक जब आप स्पिन देखोगे तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो +1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी आ रही है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है मतलब -12, क्या हो गई वैल्यू, -12, s इक्वल्स टू क्या हो गया, -12। समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये बोल दिया, अब मैंने आपको ये वैल्यूज़ दे दी क्वांटम नंबर की, कि प्रिंसिपल जो है वो n इक्वल्स टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑर्बिटल कितने हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल की वैल्यू है, मतलब p की बात कर रहे हैं हम। लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब p में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैग्नेटिक वैल्यू कितनी है, +1 है, मतलब p अगर 3 तरीके के हो रहे हैं, ठीक है, -1 0 +1, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ आ रहा है। अब ये हो सकता है अब अपवर्ड डायरेक्शन का भी हो, लेकिन आपको स्पिन में ये भी बोल दे कि माइनस है, मतलब लोअर डायरेक्शन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये ऑर्बिटल फिल होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, है ना। हमने क्या बोला पहले, ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, फिर लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, अपोजिट स्पिन का। तो ये तब आएगा जब ये फिल होंगे, मतलब आपको ईजिली पता चल जाएगा ये पूरे फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, मतलब आप इजीली बता पाओगे कि नियॉन जो है, हम नियॉन की बात कर रहे हैं। समझ में आया। आप क्वांटम नंबर से इजीली बता पाओगे हम किस एटम की बात कर रहे हो, और किसी भी एटम का आप इजीली बता पाओगे कि प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कंसेप्ट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. Please stay tuned with my channel for some such interesting video. Okay, so that is all about the structure of atom. Structure of atom में आप क्या क्या पढ़ते हो वो मैंने सब कवर कर दिया, but still if you have any doubt you can comment me now. Thank you so much. Stay tuned with my channel.